आप सभी लोग ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं और पार्ट 1 में हम क्या करा चुके हैं हम आपको एक बार ओवरव्यू बता देते हैं। आप एक बार उस पुराने वाले लेक्चर को जाके सुन लीजिएगा तो आपका जो मेन बेसिक है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने करा दिया भाई पृष्ठीय रसायन पढ़ तो रहे, ये पृष्ठीय रसायन होता क्या, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म अधिशोषण में आता है, अधिशोषक अंतरापृष्ठ सक्रिय केंद्र, अवशोषण, विशोषण, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई। ये क्या क्या चीजें होती है, कैसे इफेक्ट करती हैं, क्या क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। उसके अलावा हम अधिशोषण में अवशोषण में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं और थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं कि भाई कब ये जो रिएक्शन है, विक्रिया है, वो स्वतः होगी, कब अस्वतः होगी। तो हमने बताया था जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है, तब यह स्वतः होती है। क्या होती है? स्वतः होती है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है, दैट मींस डेल्टा जी का हमने बताया था, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। स्वतः यानी ए से बी में जा रही है और बी से वापस ए में जा रही है, एक तो दूसरी में जा रही फिर दूसरी तो वापस अपनी में आ जाए, तो वह स्वतः प्रकरण होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव करना है, यानी इसको नेगेटिव करना है, ये 0 से कम होगा तो ये बराबर है, तो ये भी 0 से कम होगा, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0 होना चाहिए स्वतः के लिए। आप समझ सकते हैं। तो यानी अब इससे कह सकते हैं डेल्टा एच माइनस को इधर भेजेंगे तो इज लेस देन टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एच की वैल्यू है ना टी डेल्टा एस से कम होगी ना, डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होगी, तब ये प्रक्रम स्वतः होगा। तो आपको नीट में या जेई में पूछ सकते हैं, बेसिकली बोर्ड एग्जाम में मुश्किल आएगा ऐसा, बस ये पूछ लेंगे कि भाई कैसे इफेक्ट करता है, तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। उसमें हल्का सा आगे और पूछ सकते हैं, बेसिक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें इन दोनों की वैल्यू दे देंगे, ये भी दे देंगे, टी डेल्टा एस दे देंगे। तो अब पूछेंगे हम डायरेक्ट डेल्टा जी तो देंगे नहीं कि भाई 0 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन हमें दे देंगे कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस इनकी वैल्यू दे देंगे। फिर हमसे पूछेंगे स्वतः होगी या अस्वतः होगी, तो अब हमें उन दोनों की उनकी वैल्यू पुट करके हमें देखना पड़ेगा डेल्टा एच बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा होगा टी डेल्टा एस से तो स्वतः होगी, और अगर बड़ा आ रहा होगा तो अस्वतः होगी। इज इट क्लियर? ये हम बता चुके पुराने लेक्चर में। इसके अलावा हम भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है इनके बीच में, डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। उसके अलावा जो अधिशोषण होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उनमें हम 2 पढ़ चुके हैं। एक तो प्रकृति पढ़ चुके हैं, उसके अलावा गैस की प्रकृति, और उसके अलावा क्या पढ़ चुके हैं हम, उसके अलावा हम पढ़ चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ चुके हैं। जैसे जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। आप कुछ सोच सकते हैं जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा उस पर गैस आ सकती है और उतना ज्यादा अधिशोषण हो सकता है। आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और अब हम थर्ड कारक लेने जा रहे हैं, कौन सा कारण है जो इफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो लेट्स पर टुडेज टॉपिक। सो गाइस, तीसरा कारण है दाब का प्रभाव। आप सोच रहे हैं 2 कहां गए, 2 हमने पुराने वाले लेक्चर में करा चुके हैं, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसको वहीं पे फिनिश कर दिया और अगले लेक्चर में ले रहे हैं तीसरा प्रभाव। दैट इज दाब का प्रभाव। भाई कैसे इफेक्ट करता है? तो फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फिक्स हो या फिर टेम्परेचर लो हो, ऐसे नहीं कि हाई टेम्परेचर आप 400 केल्विन, 400 मतलब मीन्स 1000 केल्विन, 900 केल्विन पे ले जाओ, आप डिग्री सेल्सियस हाई ले जाओ, तो ऐसा नहीं। लोअर टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर पे होता है, यानी समताप समान रहता है इसमें। फिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं, एक तरह से समतापी प्रोसेस कह सकते हैं, फिक्स टेम्परेचर हो या लोअर टेम्परेचर हो। उसमें एक्स वाई एम यानी प्रति इकाई द्रव्यमान, एम नीचे आ गया ना तो इकाई हो जाता है, प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिशोषण की मात्रा, प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषण की मात्रा, इसको एक्स वाई एन से डिनोट करते हैं। यानी अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने पे क्या करती है, बढ़ती है। यानी जितना दाब बढ़ाएंगे उतनी अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। आप खुद भी अज्यूम कर सकते हो कि किसी चीज पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी तो ज्यादा दबेगी ना, ऑब्वियसली, और जितनी दबेगी उतनी ज्यादा वो अंदर धसेगी, उतनी ज्यादा अधिशोषित होगी। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस नए वैज्ञानिक आगे उन्होंने बोल दिया तो हमें मानना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बस प्रैक्टिकली समझाया। बाकी ये सब तो हमें भी पता है कैसे होता है कि एक बेंच है ना, खुरदरी सी बेंच है, या फिर कोई सी भी कोई सी कुछ भी चीज मान लो, खुरदरा सा रेत है, रेत में पानी डालोगे तो उसमें चला जाएगा, उसके बाद ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ज्यादा जाएगा, तो दाब बढ़ाने पे बढ़ती है। और जो फिक्स टेम्परेचर पर निश्चित तापमान पे अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी भी कहते हैं। ये लिखा नहीं, आप समझ सकते हैं, ये लिख दिया ना, इससे समझ लो कि फिक्स टेम्परेचर पे अधिशोषण की मात्रा और दाब, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य जो आरेख बनाते हैं, जो रिलेशन बनाने के बाद जो ग्राफ बनता है, उसको क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी देंगे प्लीज। तो अब इस डायग्राम को देख सकते हैं, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप खुद सोचो कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ेगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर लोअर बिल्कुल कम है, हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं,
तो ये क्या है, अधिशोषण की मात्रा। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कम है, अधिशोषण कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये भी बढ़ गया अधिशोषण की मात्रा, यानी अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। कैसे होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक फिक्स प्रेशर आ जाएगा उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। खुद सोच लो कि उसमें कितनी देर तक वजन दबाएंगे, आप खुद ही सोच लो किसी को कितनी देर तक परेशान करेंगे कि कुछ समय बाद वो परेशान होना ही बंद कर देगा। आपने डायलॉग भी सुने होंगे, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप कोई बेंच है, बेंच पे प्रेशर लगा रहे हैं या फिर कोई चीज है उसमें हम पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो वो जाएगा पानी, इसमें सूखता जाएगा, लेकिन एक निश्चित एक फिक्स लिमिट के बाद वो सैचुरेटेड, बिल्कुल सघन हो जाएगा, बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद उसमें जाना बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद प्रेशर चाहे कितना भी ज्यादा बढ़ाते जाओ, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद जो अधिशोषण ज्यादा होगा ही नहीं, यानी उससे ज्यादा सूख ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उसका भी तो आयतन फिक्स होता है ना, वो कितना अपने अंदर समा पाएगा उसकी भी तो फिक्स होती है ना। तो एक फिक्स प्रेशर तक ही होता है, और जो फिक्स प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर, यानी संतृप्त दाब कहते हैं। तो एक फिक्स संतृप्त दाब के बाद जो है ना वो आगे उसमें अधिशोषण नहीं होगा। समझ रहे हो ना, नेचुरल कॉमन सेंस की बात है कि कितनी देर तक उसको दबाओगे भाई, डालते जाओ, प्रेशर बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बढ़ेगा, पहले तो बढ़ेगा, है ना। उसके बाद उसमें इतना हो जाएगा कि भाई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर प्रेशर का, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी। हम प्रेशर दिए, फिर प्रेशर हमने एक बेंच ली हमने, फिर बेंच में एक तरह से बेंच का एग्जांपल ले लो, बेंच ली, उसमें पानी डालते जा रहे हैं, फिर उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल गया तो पानी की एक तरह से लेयर बन जाएगी, कड़क लेयर बन जाएगी पानी और उसके बीच में। तो उसके बाद उसमें जाना खत्म हो जाएगा, तो एक लेयर बन जाएगी जो उसको और ज्यादा अधिशोषित होने से रोकेगी। तो इस कंडीशन में लेयर बन जाएगी, तो और ज्यादा अधिशोषण नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि हम और पानी डालेंगे तो जितना पानी डालेंगे उतना वापस निकल आएगा, क्योंकि हमने पानी फिर भी अपन डाले, तो पानी डाला, एक फिक्स हो गया, संतृप्त दाब हो गया। उसके बाद सूखते जाएगा, संतृप्त दाब के बाद नहीं सूखा, पानी डालेंगे वापस निकलेगा, पानी डालेंगे वापस निकल आएगा। तो ये क्या है, जब अंदर जाता है, सोखता है, अधिशोषित होता है, तब क्या होता है, अधिशोषण होता है। जब वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं, विशोषण। तो जब संतृप्त दाब के बाद क्या होता है, अधिशोषण विशोषण के बराबर हो जाते हैं, जितना डालेंगे उतना बाहर आ जाते हैं। अधिशोषण यानी जितना डाले यानी अधिशोषण कर रहे हैं उतना ही बाहर आ जाएगा, यानी विशोषण हो जाएगा। अधिशोषण और विशोषण किस दाब पे होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो संतृप्त दाब पर। किस पे, संतृप्त दाब पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको दाब का प्रभाव समझ में आ गया होगा। हम अधिशोषण समतापी को अभी थोड़ा फर्दर अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हम और बाकी इफेक्ट पढ़ लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अधिशोषण में। तो हम जानते हैं कि अधिशोषण यानी जिस चीज को सोखा जा रहा है, जैसे गैस है, ठोस पे जाके गैस सूख रही है, उसमें अधिशोषित हो रही है, तो गैस क्या होगी, अधिशोषक। अधिशोषक क्या होगा, जो टेबल है, जो सोख रही है, जो चीज सोखती है, जो अधिशोषित करती है, वो अधिशोषक होते हैं। और ये क्या, ये दोनों जब मिलते हैं तब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। और हम जानते हैं अधिशोषण क्या है, मैंने बताया था, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, पुराने वाले लेक्चर में बता चुका हूं। तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माक्षेपी मतलब होता है ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर आती है, हीट जनरेट होती है, तो हमने अधिशोषण के साथ साथ हीट भी निकलेगी। तो ये मैंने ये भी बताया था कि भाई जो ऊष्माक्षेपी है और अधिशोषण है वो क्या है, वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाशातील के अनुसार कि कोई उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। तो उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर यानी ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना वो घटती है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन घटती है। तो यहाँ पे रिएक्शन तो नहीं रही, यहाँ पे एक तरह से अधिशोषण हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अधिशोषण घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक हमें क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर का ही हमें इफेक्ट पता करना है, तो हमें बाकी चीजों को तो हटाना पड़ेगा ना। तो प्रेशर हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे भाई पुराने वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों किया था, क्योंकि उस वक्त हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे थे। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करते तो उसमें जो टेम्परेचर उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है और उसके बाद प्रेशर दोनों का आ जाता, तो हम एग्जैक्टली नहीं पता कर पाते कि भाई प्रेशर का कितना है और टेम्परेचर का कितना है। और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर है, जो दाब है उसका फिक्स कर देंगे, तो प्रेशर का तो कोई रोल रहेगा नहीं, वो तो फिक्स है भाई, उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सिर्फ हमें टेम्परेचर का इफेक्ट ही पता चलेगा, भाई टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है। तो हमें सिर्फ टेम्परेचर का ही पता करना था और पुराने वाले प्रेशर पता करना था, तो इसलिए प्रेशर कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, प्रेशर रखा था। तो अब ये देख लो, कांस्टेंट प्रेशर है तो ये समतापी हो जाएगा, उधर कांस्टेंट टेम्परेचर था तो ये वो समतापी हो जाता। तो हमने भी बताया कि लाशातील के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कम होती है। तो इसमें बस यही होगा
होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे अधिशोषण की मात्रा XYM अधिशोषण की मात्रा है वो घटती है। कब घटती है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन घटेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम कह सकते हैं कि निश्चित दाब पे अधिशोषण की मात्रा और टेम्परेचर के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? समदाबी वक्र कहलाता है। तो अभी हमने ये देखा कि भाई जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा घटेगी। तो इसको हम इससे एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरफ बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा कम होती जा रही है ना। देखो यहाँ कुछ होगी, मान चलो 50 होगी तो इधर तो कम ही होगा ना, इधर यहाँ तक 0 तक पहुंच रहा है धीरे धीरे करके, तो घट रही है। इज इट क्लियर? ये हमारा भौतिक अधिशोषण के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या जाता है? क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? कमेंट में कमेंट करके देखो, कमेंट बॉक्स में ट्विस्ट आ जाता है। रासायनिक अधिशोषण के लिए ऐसा नहीं होता। रासायनिक अधिशोषण के लिए पहले तो वो बढ़ता है। क्या बढ़ती है? वो बढ़ती है, वो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड होते हैं। मैंने बताया था ना, रासायनिक अधिशोषण एक विशेष प्रक्रम होता है और इसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो चाहिए होता है ना। मैंने बताया था ना जस्ट पे, इसे प्राणी वाले भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के मध्य अंतर, तो उसमें बॉन्ड होते हैं और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है। तो भाई पहले तो टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं करेगी ज्यादातर, पहले तो ज्यादा इफेक्ट ही नहीं करेगा ना, उसको हीट पहले खूब सारी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर खूब ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो पहले तो इफेक्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो मान के चलो कोई टूट रहा है बॉन्ड 80 केल्विन पे सपोज करो, और स्टार्टिंग में हमारे पास 40 ही है, तो इसका तो नेगलेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका इफेक्ट ही नहीं होगा तो पहले तो वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा, पहले बढ़ेगा, है ना। उसके बाद लेकिन जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब रासायनिक प्रक्रम में जब ये टूट जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का बंध टूट जाएगा, ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा जब मुक्त होगी तब क्या हो जाएगी? फिर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो ऊष्माक्षेपी जैसे ही प्रक्रम आ गया तो लासातलीय नियम लागू हो गया, लासातलीय हो गया तो ऊष्माक्षेपी आ गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन घट जाएगी, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन घट जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या है हमारा X/m अधिशोषण की मात्रा, और ये क्या हमारा टेम्परेचर। एक बार और समझ लेते हैं इसका क्या हमारा, ये क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली मैंने पढ़ा कि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए होता है। तो पहले मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऊष्मा तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ऊष्मा अगर उसमें से निकालनी है तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम। स्टूडेंट से रासायनिक प्रक्रम है, इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक बंध बनते हैं, रासायनिक बंध बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू वंडरवॉल बल। इसमें वंडरवॉल बल कार्य करता है, इसमें रासायनिक बल कार्य करता है। तो पहले तो तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे टेम्परेचर एक फिक्स मिनिमम तक, फिक्स रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद बॉन्ड टूट जाएगा और हीट रिलीज हो जाएगी, हीट रिलीज होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, फिर लासातलीय रूल लग गया, फिर घट गई। इज्जत की स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आप सोच रहे होंगे लासातलीय का ऐसे कैसे हो रहा है भाई? आप खुद भी ऑब्जर्व करो कि आप गर्म पानी करते होंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या वो पानी से वो गैस बनते जाता है ना, गैस बनता है ना। आपने खुद भी देखा होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बुलबुले होगा। पहले तो पानी नॉर्मल होता है, ठंडा होता है, और जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं बुलबुले होने के बाद वो गैस बनते जाता है। तो क्या बताओ, ये अधिशोषण हो रहा है, विशोषण हो रहा है? अधिशोषण तो हो नहीं रहा। अधिशोषण होता तो वो पानी में बदलता, फिर ठोस पे जाके जमता, ठोस पे जाके अधिशोषित होता। लेकिन अगर वो पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देख सकते हो कि वो किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। तो बताओ, गैस बदल रहा है तो वो तो उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना, वो अंदर सतह पर थोड़ी आ रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये तो विशोषण हो रहा है, विशोषण हो रहा है। आप खुद भी देख सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाने हैं वैसे अधिशोषण की जगह विशोषण हो रहा है, नहीं ऊपर उड़ रहा है। तो एक तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही अधिशोषण की मात्रा घटेगी, अधिशोषण की मात्रा घटेगी। और आप एक एग्जांपल ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कोई सरफेस है वो बिल्कुल गीली है, तो मैंने उसको टेम्परेचर देने लग गया, तो जो उसके अंदर गीली है सतह, तो उसमें क्या पानी सोखा हुआ होगा, पानी अंदर सोख लिया होगा ना, अधिशोषित कर लिया होगा। जैसे टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो सरफेस से है ना, सरफेस से पानी ऊपर हवा बन के गैस बन के उड़ने लग जाए, हटने लग जाएगा। यानी अधिशोषण कम होते जा रहा है ना, उसमें अधिशोषण की मात्रा कम हो रही है। पहले कितनी, सपोज करो उसमें था 100 kg पानी, कितना था? 100 लीटर, 100 kg पानी। जैसे जैसे टेम्परेचर गया तो वहां से उड़ा, वहां से क्या हुआ, वहां से जैसे जैसे टेम्परेचर दिया वो गैस बनने लग गया, उड़ने लग गया। फिर उसके बाद कितना बचेगा? 40 kg, 50 kg, जितना भी उससे कम ही बचेगा ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अधिशोषण की मात्रा कम होगी, आप खुद एज्यूम कर सकते हो। तो हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप सोच लो भाई ये एग्जाम्पल है, आप ऐसी लॉजिक से याद करनी पड़ती है चीजें, क्योंकि वैसे याद करोगे भाई कितना याद करोगे, बहुत बड़ी किताबों की दुनिया, इतनी छोटी तो है नहीं। इनको लॉजिक से समझना पड़ता है, एक ना एक बीच में रिलेशन बिठाना पड़ता है, रिलेशन बिठाते हैं तो सिलेबस आधा लगता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये समझ गए? और अगला हमारा टॉपिक है दैट इज अधिशोषण की सक्रियता। अभी एक बार इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, करते हैं। सो अगला पॉइंट है दैट इज अधिशोषण का सक्रियण, उससे भी अधिशोषण क्षमता
बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली क्या होता है, तो अधिशोषक होता है ना, अधिशोषक मैंने बताया था कि गैस है किसी ठोस पे जाके अधिशोषित हो रही है, तो जो ठोस होगा, जो ठोस वस्तु क्या होगी, अधिशोषक होगा। जो सोख रहा है, जो शोषित कर रहा है, वो अधिशोषक होगा। तो अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषण का सक्रियण कहलाता है। बेसिकली आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बढ़ सकता है, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आपने देखा नहीं होगा कि भाई एंजाइम का रिएक्शन होती है, तो उसकी रिएक्शन रेट को कैसे बढ़ाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा वो होती है, सॉरी एंजाइम नहीं होता, वो होता है एंजाइम नहीं, एंजाइम तो जैविक के लिए होता है जी, शरीर के अंदर रिएक्शन के लिए। लेकिन जो बाहरी रिएक्शन है उनको करवाने के लिए उत्प्रेरक भी यूज करते हैं, कैटलिस्ट, जो जिसका यूज करते हो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। बेसिकली ऐसा इसमें होता है कि इसमें ये मेथड काम नहीं करता, पर बेसिकली जैसे अगर उसमें बढ़ाई जा सकती है तो इसमें भी बढ़ाई जा सकती है अधिशोषण की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना। तो ये किस टाइप से हो सकता है, ये 3 तरीके के हो सकता है। एक तो खुरदरा बनाकर, आप खुद देख रहे होंगे, एक खुरदरी रफ सरफेस होगा, रफ एरिया होगा, तो उसमें ज्यादा पानी सोखेगा। आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हो कि एक प्लेन है, बिल्कुल डामर करी हुई सड़क है, और एक खुरदरी सड़क है जिसमें बीच में खड्डे भी है, रेत भी है। तो आप देखना कि जो पानी है ना, बारिश के समय में जो डामर वाली सड़क होगी उस पर चारों तरफ फैल जाएगा, वो पानी डामर वाली सड़क सोख नहीं पाएगी। लेकिन खुरदरी सरफेस होगी, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा सोख लेगी, ज्यादा से ज्यादा सोखेगी। तो खुरदरा बना के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाए, खुरदरा बना के भी जो है ना अधिशोषण क्षमता बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। उसके अलावा पीस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी किसी चीज को बारीक पीस के भी उसको अधिशोषण क्षमता बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, अब एक चारकोल है, चारकोल यानी कोयला, इतना सा कोयला होता है, कितना सा, इतना सा कोयला सपोज करो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इतना सा ही होगा लगभग। लेकिन जब उसको पीस देंगे तो फैल जाएगा चारों तरफ, उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो इतना सा, तो फैल के इतना हो जाएगा, फैल के एक लेयर बना देंगे तो एक इतनी सी लेयर बना जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ गया ना। तो मैंने बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो अधिशोषण की क्षमता पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं, वो भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो और इसके अलावा पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, यानी अगर अधिशोषक है तो उसमें ऑब्वियसली पहले कुछ ना कुछ अधिशोषित हो रखा होगा। अधिशोषक क्या है, वो कुछ ना कुछ सोखने वाला होगा, कुछ ना कुछ पहले ही सोख रखा होगा। तो जो पहले सोख रखी है अशुद्धियां, इंप्योरिटीज, उनको अगर हम रिमूव कर दें तो भी तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कि किसी घर में 10 जने आ सकते हैं, उसमें 8 जने पहले, अगर हमें 5 और लाने तो हम 3 को हटा दो, फिर 5 ले आओ। इज इट क्लियर? तो 5 ले आओ ना। तो बस ऐसे ही है कि इसमें भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं चारकोल होता है ना, चारकोल एक तरह से कोयले को कहते हैं चारकोल। तो चारकोल में नमी भी होती है और बहुत सारी अशुद्धियां होती है, गैस वैस की भी अशुद्धियां होती है। तो अगर उनको निर्वात यानी बिना वायु में अगर हीट करते हैं, बिना वायु में अगर गर्म करते हैं, तो जो गैस होती है और बहुत सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। उसके बाद उसके बाद जो बनता है ना, नया बनता है, गर्म करने के बाद जो सारी अशुद्धियों को निकालने के बाद चारकोल बनता है, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं, सक्रियत चारकोल कहते हैं। आपने मेंस फेयर लवली के मेंस क्रीम देखी होगी ना, जिसमें चारकोल का, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हुए जो अपने चेहरे की सफाई करने की प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस का यूज किया गया, इसी प्रोसेस का यूज उसमें किया गया भाई, मेंस क्रीम में, जिसमें चेहरा साफ करने के लिए होता है। वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेटेड चारकोल, क्या है एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसमें, वो क्या करता है, वो ज्यादा अधिशोषित करेगा। तो जो अपने जो चेहरे की अशुद्धियां हैं, चेहरे में जो इम्प्योरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल गैस है या फिर धूल फूल के कण होते हैं, वो खींच लेता है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल में ज्यादा पावर होती है। तो बेसिकली ऐसा ही करते हैं इसमें भी। इसमें जो ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस का उसमें यूज किया गया है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो ऐसे ही बनता है, गर्म कर लेगा, अशुद्धियां हट जाएंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोख लेगा, अब ज्यादा से ज्यादा सोख लेगा। इज इट क्लियर? तो ये अधिशोषण का सक्रियण हो गया। और अब हम पढ़ते हैं अधिशोषण समतापी। इससे पहले हमने समतापी वक्र के बारे में पढ़ा था भाई, क्या समतापी वक्र होता है, तो उनका एक बार अब डिस्क्राइब में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं कि भाई अधिशोषण समतापी क्या होता है। इससे लगभग 4-5 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि अधिशोषण समतापी के बारे में कोई चीज होती है, और हम इसको डिटेल में जानेंगे कि समताप यानी समताप यानी ताप समान है, समान ताप यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या होगा, प्रेशर। ऑब्वियसली हम टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशन करेंगे। तो समान ताप पर समान टेम्परेचर पे अधिशोषण की मात्रा x/m और प्रेशर के बीच जो ग्राफ खींचता है ना, उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो भाई ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ का रिलेशन हमें किसने दिया था, साइंटिस्ट फ्रेंडलिक ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंडलिक साइंटिस्ट ने दिया था। तो उसी के नाम पे इसे फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स भी कहते हैं, यानी फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी भी इसको
कहते हैं। एक तरह से ये याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रेंडली नहीं दिया था इसलिए आगे फ्रेंडली साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, उसकी एक्सपेक्ट बढ़ाने के लिए। जैसे कोई एलिमेंट किसी नए वैज्ञानिक ने खोजता है ना, तो उसका नाम उसके नाम से रख देते हैं। जैसे एक आइंस्टीन ने किया था, तो खींचा, वो सर्च किया था, उसने खोजा था, उसने इन्वेंट किया था, इसका आइंस्टाइनियम भी कर दिया था केमिस्ट्री में। ऐसे इसके नाम पे इसको थोड़ा सम्मान देने के लिए इसका नाम रख दिया। तो भाई हमने इससे पहले देखा था कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एक फिक्स प्रेशर के बाद, जिसको संतृप्त दाब भी कहते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर भी कहते हैं, उसके बाद उसकी जो अधिशोषण की मात्रा फिक्स हो जाएगी। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि ये तो हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रेशर मैक्सिमम हो गया ना, उसके बाद तो कोई बढ़ी नहीं, ये हाई प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावा इसको दो प्रेशर और बांटते हैं। एक तो लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर, इसमें लो प्रेशर में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन। एक तरह से आपको देखने में डायग्राम समझ थोड़ा बन सकता है, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इसके बाद थोड़ा कर्व लाइन बन रही है, थोड़ी सी हल्की कर्व्ड लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद थोड़ा सा कर्व हुआ, और कर्व होने के बाद एक थोड़ा, फिर उसके बाद स्ट्रेट में हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम पढ़ेंगे पहले लो प्रेशर पर। तो तीन प्रेशर में डिवाइड किया, लो प्रेशर, और जो कर्व लाइन वो मीडियम प्रेशर, उसके बाद जब सैचुरेटेड हो जाता है वो हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर देख क्या होता है? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है? एक्स अपॉन एम, यानी अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होगी। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y समानुपाती x होता है, y बराबर mx होता है, mx होता है, यानी x की पावर 1 जो होते हैं ना नीचे, x एक्सिस और y एक्सिस, y एक्सिस है, y क्या है यहाँ पे? x बाई m है, तो x बाई m क्या हो जाएगा? x बाई m किसके? इस x एक्सिस यानी p के समानुपाती हो गया, यानी a की पावर के समानुपाती होता है। स्ट्रेट लाइन होती है वो सिर्फ पावर 1 डिपेंड करती है। आप एक तरह से मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे भाई कैसे मैंने ये फॉर्मूला है, x बाई m कैसे समानुपाती होती है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, बेसिक है। तो अधिशोषण की मात्रा लो प्रेशर पे, उसकी जो प्रेशर है उसकी पावर वन यानी प्रेशर के समानुपाती होती है, प्रेशर के समानुपाती ये होता है। तो जब ये प्रपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के पी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो बस यही है कि लो प्रेशर पे अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होता है भाई? एक्स बाई एम के पी के बराबर होता है, एक्स बाई एम बराबर के पी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई ये जो इसको क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें दे देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे, और हम इसकी दे देंगे, प्रेशर पूछ लेंगे, या फिर प्रेशर और इसकी दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब एक बार ये समझ लो भाई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है? पी के समानुपाती होता है, सिर्फ अधिशोषण की मात्रा है ना, पी के पावर 1 के समानुपाती होता है। इज इट क्लियर? और अब हम पढ़ेंगे मीडियम प्रेशर के लिए। इज इट यहां तक समझ में आ गया? इसको मैं मिटा रहा हूं। तो इसका सेकंड पॉइंट है फॉर मीडियम प्रेशर, यानी मीडियम यानी मध्यम दाब पे, मध्यम दाब पे। तो मध्यम दाब पे अधिशोषण की मात्रा ऑब्वियसली बढ़ तो रही है, बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ी, मतलब कि जितना उतना बढ़ा रहे उतना ही उतना बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी तक क्या हो रहा था? अभी देखो ये 1 बढ़ा रहे थे ना, तो ये भी उसी के, जब मान के चलो जैसे ये 1 पास्कल बढ़ा रहे थे टेम्परेचर, तो ये मान के चलो ये बढ़ रहा होगा 2, जब इसको 2 बढ़ाए ये 4 बढ़ रहा होगा, फिर 3 बढ़ाए ये 6 बढ़ रहा होगा, यानी उसी के समानुपात, जितना ये बढ़ रहा था उतना ये बढ़ रहा था, जितना ये उतना ही उसी अनुपात में ये बढ़ रहा था, यानी अनुपात सब दोनों का सेम आ रहा था। तो इसलिए पावर 1 के समानुपाती था, एक्स बराबर के पी था, क्योंकि इसका अनुपात भी निकालेंगे ना, इसका अनुपात निकालेंगे एक्स बाई एम अपन पी निकालेंगे, तो इनका भी कांस्टेंट आ रहा है अनुपात। देखो जैसे इसमें 1/2, इस 2/4 भी 1/2 होता है, 3/6 भी 1/2 होता है। तो इसीलिए इसमें जितना इसका बढ़ा रहे तो उसी अनुपात में इसका बढ़ रहा था, इसीलिए हमने पी की पावर 1 के समानुपात किया था। लेकिन इसमें देखो कर्व की रूप मांगे, अब इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसा आ रहा है तो हमें पता नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है, यानी पी के तो समानुपाती होगा, पी का पता नहीं, पी की पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया पी की पावर 1/n के समानुपाती। क्या मान लिया हमने? 1/n के समानुपाती, क्योंकि हमें पता नहीं है ना भाई किसके समानुपाती ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे n 1 क्यों माना? क्योंकि अब देखो आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर का इफेक्ट कम होते जा रहा है। पहले तो जल्दी जल्दी बढ़ गया ना, प्रेशर का इफेक्ट कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे n बढ़ाएंगे तो इफेक्ट कम होना चाहिए प्रेशर का। अगर प्लस n कर देता, पी की पावर n कर देता, तो पी स्क्वायर, पी क्यूब, P3, यानी प्रेशर का तो ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था प्रेशर का, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट कम हो जाना है, तो 1/n के। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको मैंने के से डिनोट कर लिया, के पी की पावर 1/n
एन। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं है, ये समझ में आ गया? अब आप देखो, अब मुझे 1/n है, 1/n है, तो यहाँ पे जो ये k है ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और n क्या है? n भी यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, कोई फिक्स वैल्यू है। और जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ सॉल्यूशन में हेनरी नियतांक, वो भी किसी हेनरी नियतांक को भी प्रभावित करने वाले कारक थे ना, किस किस पे डिपेंड करता था। ऐसे k और n भी को भी किस किस पे डिपेंड करेगा भाई, इसकी वैल्यू सबके लिए तो सेम नहीं होगी भाई, किस चीज पे इफेक्ट करेगा। तो ये इफेक्ट करता है शोषित व अधिशोषित की प्रकृति पे। भाई जो अधिशोषक है, जो अधिशोषित कर रहा है, ऑब्वियसली उसी पे करेगा, क्योंकि भाई ये हम कर रहे हैं, हम सरफेस की जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ये पृष्ठ से संबंधित क्रिया कर रहे हैं। तो पृष्ठ किससे रिलेटेड है? पृष्ठ और अधिशोषक से संबंधित है ना। हम जो ये पढ़ रहे हैं पृष्ठ का साइन, ये जो सतह है उससे रिलेटेड हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ अधिशोषक का ही तो होता है ना। अधिशोषक जो सोख रहा है, कौन सोख रहा है? अधिशोषक सोख रहा है, तो पृष्ठ अधिशोषक के ऊपर ही तो होगा ना। तो अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, शोषक की प्रकृति पर, शोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा। आपको लॉ की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा, तो हमने इस जो अपने इस यूट्यूब चैनल पे लॉ की प्रॉपर्टी डाल चुके हूं, तो एक बार उसको जाके देख लीजिए। तो ये इसको मैंने 1 मान लिया। तो अब क्या करूंगा? अब मैं लूंगा कि जो इक्वेशन 1 है, टेक लॉग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इसको इधर लिख देता हूं मैं, ये टेक लॉग both sides in equation 1। दैट मीन्स इक्वेशन 1 में दोनों तरफ लॉग लिख दो। तो क्या दोनों तरफ लॉग लिख दो बस, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही ऐसे लिख दूंगा। जैसे मैंने x/m लिख दिया, ऐसे कैसा, बराबर के p की पावर 1/n लिख दिया। अब दोनों तरफ लॉग और लिख दो, क्या लिख दो? लॉग लिख दिया। इधर लॉग लिख रहा हूं तो मैं इधर भी लॉग लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो ना? तो बस लॉग दोनों तरफ लिख लिया। अरे भाई मैंने ये किया कि 4 5 दोनों तरफ 2 2 से गुणा कर दिया, एक तरह से। ये 2 से गुणा नहीं कर रहा, पर दोनों तरफ लॉग लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? log x/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log x/m, है ना। अब मैंने बताया था ये कोई के अलग चीज है, कांस्टेंट है, और ये p की पावर 1/n अलग चीज है। तो अब ये देखो, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये क्या होगी? लॉग की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया था जब लॉग की, जैसे कि लॉग होता है, लॉग में दो चीज मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? उनको प्लस करके लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं ना। ये मैं बता चुका हूं। तो वैसे इसमें भी log k प्लस log p की पावर 1/n लिख सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको क्या मैं लिख दूंगा? log k प्लस log p की पावर 1/n। इज इट क्लियर? ये मैं बता चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया? log x/m हो गया, बराबर। अब मैं इसको आगे ले आता हूं एक बार। क्या ले आता हूं? log p, और हाँ, p की पावर है, p की पावर 1/n है। तो मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि log के अंदर अगर कोई अंक है, उसकी पावर होती है, तो वो पावर कहां जाती है? आगे आ जाती है। जैसे मैंने बताया था log 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 4 को लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने बताया स्क्वायर आगे आ जाता है, तो क्या हो जाता है? 2 log 2। यानी log 4 को 2 log 2 भी लिख सकते हैं ना, ये मैं बता चुका हूँ। बेसिकली इसमें भी करूंगा, इसमें भी मैं यही करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा, पावर पावर आगे जाएगी, log p प्लस log k। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब इसका ये एक तरह से log x/m और log p के बीच में हमें ग्राफ खींचेंगे, तो हम अभी खींच सकते हैं। ये आपने ये नोट कर लिया, एक बार फटाफट नोट कर लेते हैं, फर्दर हम आगे कराएंगे। और 1/n इसको एक बार इधर वापस लिख लेते हैं, log x/m इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k। तो मैं इसका करूं भाई, ग्राफ खींचूं, तो पहले मैं इसको एक सरल रेखा की y बराबर mx प्लस c होता है, एक सरल रेखा की इक्वेशन होती है। और m क्या होता है? m होता है यहाँ पे स्लोप, प्रवणता, स्लोप, किस एंगल से ये कोई रेखा मुड़ी होती है, m होता है। c होता है कि भाई वो c क्या होता है? c एक अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट होता है भाई के। अगर इसकी वैल्यू 0 रख दूंगा log p की, तो जो y की वैल्यू होगी ना, वो ही इसकी वैल्यू इंटरसेप्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, log p को 0 पुट कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू होगी वो y के बराबर हो जाएगी। यानी किसी x के लिए x की मतलब x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? y की फॉर्म में। आप अभी इसका ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो इससे इंटरसेप्ट हम इस कंपेरिजन करो, तो y क्या है?
log x बाई एम। तो हमें log x बाई एम के बीच में ये क्या एक्सिस है आपको पता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इधर क्या लेंगे हम log x बाई एम। कंपेरिजन कर लो आप दोनों का, और x क्या है, x है यहाँ पे log p, क्या है log p। इज इट क्लियर? हम किसके बीच में, p और x बाई एम के बीच में ग्राफ नहीं खींच रहे, हम log x बाई एम और log p के बीच में। आप कंफ्यूजन मत कर देना, उस क्वेश्चन में पूछ ले भाई x बाई एम p के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल रेखा या फिर कुछ ही नहीं ऑप्शन में आ जाए तो आप कुछ नहीं मत टिक करना, से सरल रेखा लेकर आओ, क्योंकि log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ है। तो आप देखो, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितनी देर की, m क्या है, हम 1/n है, तो ये क्या स्लोप है, कुछ स्लोप होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, कुछ भी हो सकती है ना। इज इट क्लियर? लेकिन n है ना, n 0 से 1 के बीच में होता है, ये याद कर लेना, ये फिक्स वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में होता है। और log के हमें फाइंड करनी, तो log के यानी आप देख लो कि log p की वैल्यू मैंने 0 रख दी, log p की वैल्यू 0 रख दी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो log के क्या हो जाएगा, log के किसके बराबर हो जाएगा, log के हो जाएगा log x बाई एम के। इज इट क्लियर? ये होता है, तो log से log कट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई एम आ जाएगी। तो यानी k की वैल्यू x बाई एम की, ये इधर आ रहा है ना, तो x बाई एम सपोज करो कि यहाँ पे आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एक तरह से अंतःखंड हो गया भाई कि कितना ऊंचा बनेगा, तो यहाँ अंतःखंड हो गया। इज इट क्लियर? और यहाँ पे यानी ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे 0 और 0 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, यानी ये दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, यानी log p की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, log x बाई एम की भी 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे x बाई एम की 0 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही। इस तरफ क्या बन रहा है, log x बाई एम की जगह 0 रखेंगे, इधर क्या बन रहा है, यहाँ 0 प्लस log के बन रहा है, ये तो बराबर नहीं हो रहा है, इधर तो 0 आ रहा है, इस तरफ 0 प्लस log के आ रहा है, log के बराबर 0, ये तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यानी 0 से तो पास नहीं करेगा, ये कुछ ऊपर से पास करेगा, यहाँ से पास कर रहा है। ये थोड़ा बायो वाले स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी, मैथ वाले बड़े आराम से समझ सकते हैं। और समझ गए ये क्या, ये अंतःखंड क्या है, ये अंतःखंड है, ये किसके बराबर है, log k के बराबर, log k के बराबर है ना। और जो ये स्लोप है, ये इसी के पैरेलल में एक लाइन खींचूंगा, बस एक तरह से ये बस थोड़ा ऊंचा बन गया है। ये किसके बराबर, ये है 1/n के बराबर, है ना। इज इट क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको ये ग्राफ पूरा ग्राफ दे देगा, इधर कुछ वैल्यू दे देगा कि 3 4 5 दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई k की वैल्यू क्या होगी। तो जो मान चलो इधर 3 आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसके बराबर होता है, हमने बताया कि log k के बराबर होता है, ये अंतःखंड log k, ये 3 के बराबर रखना पड़ेगा। फिर k की वैल्यू आएगी e की पावर 3, आपको बताएंगे कि log है, दूसरी तरफ भेजते हैं तो 1/, में पहुंचना चाहिए ना, 1/, log होना चाहिए, लेकिन 1/, की जगह ये e की फॉर्म में बदल जाता है, e की फॉर्म में बदल जाता है, आपको बाद में बताएंगे। तो log k की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और आपसे आपको मान चलो ये ग्राफ दे दे, है ना, एक ग्राफ दे दे और आपसे पूछ ले भाई n की वैल्यू क्या है, तो आपको ये स्लोप निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। आप जब चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं बताऊंगा भाई कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे मीडियम टेम्परेचर प्रेशर पड़ गया, अब हम पढ़ते हैं हाई प्रेशर पे। तो आप खुद सोच के बता भाई, प्रेशर पे हाई, जब दाब हाई है, प्रेशर हाई है, तब इफेक्ट कर रहा है भाई अधिशोषण की मात्रा। देख के बताओ, प्रेशर हाई पे कोई इफेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही भाई। जितना प्रेशर आगे बढ़ा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा प्रेशर पर, प्रेशर का तो अधिशोषण की मात्रा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। जिस हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर बढ़ाते जाओ, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो उतना ही रहेगा। तो हाई प्रेशर पे फॉर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे क्या, हाई प्रेशर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो एक्स बाई एम क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम क्या है, प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, यानी उस पर 0, यानी पी पे इफेक्ट ही नहीं करी ना, प्रेशर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं, मतलब प्रेशर का एक्स बाई एम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। प्रेशर कितना ही बढ़ाते जाओ, प्रेशर कितना ही बढ़ाते जाओ, एक्स बाई एम तो कांस्टेंट है ना, तो पी की पावर 0 मान लिया, तो एक्स बाई एम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1, यानी एक्स बाई एम इक्वल्स टू के हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कह सकते हैं एक्स बाई एम कांस्टेंट है, अधिशोषण की मात्रा हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो गाइस अभी तक हमने जो ठोस पे अधिशोषण पढ़ा था, लेकिन अब कुछ अधिशोषण है ना, वो सॉल्यूशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल टाइप के जो द्रव होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के द्रवों को तो अधिशोषित कर लेते हैं, दूसरों को नहीं करते। फॉर एग्जांपल की जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई स्पेशल चीज है, स्पेशल द्रव है, वो एक तरीके जो एक स्पेशल टाइप की चीजों को तो एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन दूसरी तरीके को एब्जॉर्व नहीं करेगा। तो जो गैसों का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी द्रव्य अवस्था में भी अधिशोषण पॉसिबल होता है। तो अभी तक हम सॉलिड में पढ़ रहे थे, तो उन पर प्रेशर इफेक्ट कर रहा था। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर आती है, सांद्रता का प्रभाव आता है।
तो हम बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, उसमें पी आ रहा था इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n आ रहा था, इसमें पी की जगह क्या आ जाएगा, सांद्रता आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, मोलैरिटी पड़ा हुआ, तो सी की पावर 1/n आ जाएगा। सेम टू सेम ये x/m अधिशोषण की मात्रा तो फिक्स है, उसमें प्रेशर का इफेक्ट आ रहा था, इसमें क्या, इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आएगा। जब लॉग लेंगे और लॉग को सॉल्व करने के बाद उसमें क्या इक्वेशन बन रही थी, उसमें बन रही थी log x/m इक्वल्स टू 1/n log p बन रहा था, क्या बना था, p, लेकिन हमने p की जगह यहाँ क्या रिप्लेस कर दिया, c रिप्लेस कर दिया, तो log c प्लस log के कुछ नहीं किया, बस सी की जगह पी लिख दिया, इधर भी सी आ गया, पी की जगह सी आ गया, इधर भी पी की जगह सी आ गया। सेम टू सेम इक्वेशन यही है कि भाई लॉग लेंगे तो log x/m, इधर क्या आ जाए log k प्लस log c की पावर 1/n आ गया जाएगा, log 1/n log c। ये पूरी इक्वेशन मैंने पुराने वाले लेक्चर में मतलब थोड़ा जस्ट पहले ये पूरा करवा रखा है, पी की जगह सी रिप्लेस कर दिया, इज इट क्लियर? क्योंकि ये सॉल्यूशन फेज के लिए आ रहा है, द्रव्य अवस्था के लिए, द्रव्य में कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता उपयोगी होती है। तो अब हम बताते हैं भाई x क्या होता है, x होता है यहाँ पे विलेय की अधिशोषित मात्रा, विलेय की अधिशोषित, भाई कि कितना जो विलेय कितना अधिशोषित हो रहा है। अब सोच रहे हैं विलेय क्यों हो रहा है, क्योंकि अब भाई द्रव है तो द्रव अपने अंदर ही तो घुमाएगा ना, घोलेगा, अधिशोषित करेगा, तो वो क्या होगा, वो विलेय तो होता है ना। जो ज्यादा चीज होती है वो क्या होता है, विलायक, जो कम होता है वो विलेय होता है। तो ज्यादा वाला ही तो वो अधिशोषित कर सकता है, कम वाला कैसे सबको अधिशोषित कर पाएगा, अब वो खुद ही कम है फिर कैसे कर पाएगा, तो ज्यादा वाले करेगा ना, ज्यादा वाला कम वाले को करेगा, तो ऑब्वियसली विलेय ही होगा, क्योंकि विलेय को सोखा जा रहा है ना, तो विलेय तो विलायक यानी जो ज्यादा है वही तो अधिशोषित करेगा, किसको, विलेय को, तो इसलिए विलेय की तो अधिशोषित मात्रा होनी चाहिए ना, विलेय की तो अधिशोषित होगा, विलेय की अधिशोषित मात्रा। और एम क्या है, ठोस अधिशोषक का भार, ठोस अधिशोषक का भार यानी जो सोख रहा है, का भार। आपको कुछ न्यूमेरिकल में वैल्यू सीधे पुट करके दे देंगे, काफी सारी चीजें दे देंगे। साम्यावस्था ठीक है, हमारी विलेय की सांद्रता, और यहाँ पे एन एंड के क्या है, एंड के क्या है, स्थिरांक क्या है, कांस्टेंट है, क्या है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें, इनमें से 3 चीजें दे देगा, 4 चीजें दे देगा और एक पूछ लेगा, ऐसा ही करेगा, ज्यादा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल पूछेगा तो पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछते, यहाँ पे सीधे बोल लेगा कि भाई जो फ्रेंडली अधिशोषण समतापी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो मध्यम दाब होता है, मध्यम दाब पे अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। तो हमने बताया था कि भाई पहले लॉग फॉर्म में लिया था, तो log x/m log p के बीच में ग्राफ पूछ सकते हैं, वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और फिर बाकी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको डायग्राम वो दे देगा, ग्राफ दे देगा, फिर उससे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और p 1/n की। ये सारी क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत बड़ा हो चुका है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, लेट अस सी यू सून।